हैदराबाद के सबसे महंगे एरियाज में से एक है। यहाँ के बड़े बड़े घर, सीनिक पार्क्स और ग्रीनरी लोगों को अपनी तरफ काफी अट्रैक्ट करते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि इसी एरिया में एक ऐसा घर भी है जिसके आसपास कोई भटकना भी नहीं चाहता। साजिद नाम का एक चोर कई दिनों से कुंदन बाग में बने एक घर पर नजर रख रहा था। वो काफी बड़ा था और साजिद को पता था कि कुंदन बाग में होने की वजह से उस घर में काफी अमीर लोग रहते होंगे जिनके पास खूब सारे पैसे और गहने भी मिलेंगे। पर उस बड़े से घर में ज्यादा चहल पहल नहीं थी। ना ही कोई वहां आता था और ना ही कोई वहां से जाता था। साजिद रोज घर से थोड़ा दूर खड़ा होकर अंदर रहने वाले लोगों की परछाई देखा करता था। वो ये नोटिस करता था कि आखिर घर में कौन कौन था और वो लोग रात में कितने बजे सोने चले जाते थे। साजिद ने एक रात उस घर में चोरी का प्लान बनाया। उस रात कुछ देर तक वो घर से दूर खड़ा रहा और लाइट बंद होने का इंतजार करता रहा। कुछ ही देर में पूरे घर की लाइट्स ऑफ हो गईं और साजिद पीछे वाली खिड़की से दबे पांव घर के अंदर घुस गया। पहले साजिद ने ग्राउंड फ्लोर टटोला, मगर उसे वहां ना पैसे मिले ना ही कोई कीमती सामान। वो अभी नीचे वाले फ्लोर पर ही था कि तभी उसे किसी के चलने की आवाज आने लगी। वो जल्दी से ड्राइंग रूम में रखे एक पुराने कबर्ड में छुप गया और कबर्ड के दरवाजे के बीच से बाहर देखने लगा। उसने देखा कि एक औरत सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही थी और वो धीमी सी आवाज में कुछ बड़बड़ा रही थी। वो औरत नीचे उतरकर कुछ देर सीढ़ियों के पास ही खड़ी रही और घर के मेन डोर की तरफ देखती रही। साजिद को उस औरत का चेहरा अब बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले धब्बे थे, मानो वो न जाने कितने दिन से सोई ना हो। उसकी स्किन बिल्कुल पीली पड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो औरत किचन की तरफ मुड़ी और चुपचाप अंदर चली गई। साजिद कबर्ड से बाहर आया। उसने अपने बैग से एक चाकू निकाला और उसे हाथ में पकड़े हुए ऊपर जाने लगा कि तभी किचन से उस औरत की चीखने की आवाज आई। साजिद एकदम से डर गया और वो जल्दी से दबे पांव किचन की तरफ गया। उसने देखा कि वो औरत एक कोने में बैठी रो रही है और उसके हाथ में भी एक चाकू है और वो उस चाकू से जमीन पे कुछ खुरच रही है। उस औरत को देखकर साजिद थोड़ा घबराने लगा था, तो उसने सोचा कि वो जल्दी से छोटी मोटी चोरी करके वहां से निकल जाएगा। साजिद सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा ही था, उसने देखा कि एक औरत बेडरूम के दरवाजे के सामने खड़ी उसे देख रही थी। उस औरत का चेहरा बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा उसकी बूढ़ी मां का लग रहा था। उसकी भी आंखों के नीचे काले धब्बे थे। साजिद ने हाथ में पकड़ा चाकू उस औरत को दिखाकर डराने की कोशिश की, मगर उस औरत को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अचानक ही वो औरत हंसने लगी और उसकी आंखें बिल्कुल काली पड़ गईं। वो हंसते हंसते बेडरूम के अंदर चली गई। जैसे ही बेडरूम का दरवाजा खुला, साजिद को एक बहुत ही गंदी स्मेल आई। जब उसने अंदर देखा तो उसके होश उड़ गए। उस बेड पर 3 लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और हैरानी वाली बात तो ये थी कि 2 लाशें उन्हीं लोगों की थी जिन्हें साजिद ने अभी कुछ मिनट्स पहले देखा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें मरे हुए काफी दिन बीत चुके हैं, क्योंकि उनकी बॉडीज डिकम्पोज होने लगी थी, जिसकी वजह से उनसे बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। ये देखकर साजिद के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो सीधा घर के बाहर भागा। उसने सोचा कि इस हालत में अगर उसे किसी ने देख लिया तो उसे चोर नहीं बल्कि खूनी समझा जाएगा। इसलिए वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने पुलिस को सब कुछ बताया। पुलिस की एक टीम साजिद को लेकर तुरंत उस घर में पहुंची। घर के मेन डोर पर और उस दीवार पर ढेर सारे खून के छींटे थे। ये देखकर सभी चौकन्ने हो गए और उन्होंने अंदर जाकर देखा कि वहां सच में 3 लाशें थीं। पुलिस ने उन लाशों को तुरंत फॉरेंसिक टीम के पास भेज दिया और उन्होंने यही मान लिया
कि साजिद ने ही उन तीनों औरतों का मर्डर 4-5 दिन पहले किया होगा और मर्डर के इल्जाम से बचने के लिए उसने ये कहानी बनाई है। मगर कुछ ही दिनों में उन बॉडीज की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई, जिसे देखकर पुलिस भी बहुत शॉक में पड़ गई। उन लोगों की मौत 4-5 दिन पहले नहीं, बल्कि 6 महीने पहले हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उन लोगों ने जहर खाकर अपनी जान दी थी। इन्वेस्टिगेट करने पर पुलिस को बेडरूम के पास से एक फिनाइल की बोतल भी मिली। मगर सबसे ज्यादा डरावना एविडेंस था काला जादू करने का सामान। घर में ढेर सारा तंत्र मंत्र का सामान बरामद हुआ था। उस बेडरूम की सीलिंग पर एक बहुत अजीब सा पैटर्न बना हुआ था, जो कि खून से बनाया हुआ लग रहा था। जब पड़ोसियों तक ये खबर पहुंची तो सबका दिल बुरी तरह दहल उठा। कोई भी मानने को तैयार ही नहीं था कि वो लाश 6 महीने पुरानी थी, क्योंकि पड़ोसी तो उस घर में रहने वाली औरतों को लगभग रोज ही घर की बालकनी में घूमते देखा करते थे। यही बात बार बार साजिद भी पुलिस से कह रहा था। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि ये लोग रोज खाना खाने के बाद टहलने बाहर आते थे और कई लोगों ने इनके घर में लाइट्स ऑन ऑफ होते देखी हैं। ये सब सुनकर पुलिस हक्की बक्की रह गई। उन्होंने उस पड़ोसी से और डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया तो उसने बताया कि उस घर में 3 लोग रहते थे, एक बूढ़ी माँ और उनकी 2 बेटियां। वो तीनों ही बेहद अजीब से थे और किसी से बात नहीं करते थे। उस घर के ओनर विश्वनाथ की डेथ के बाद उस घर में अजीब अजीब सी चीजें होने लगी थीं। पुलिस ने अपनी फाइनल स्टेटमेंट में यही रिकॉर्ड किया कि उन तीनों लोगों की मौत 6 महीने पहले ही हो चुकी थी और उन तीनों की मेंटल स्टेट ठीक नहीं थी, जबकि नेबर्स और साजिद की स्टेटमेंट्स बिल्कुल अलग थी। 2002 में हुए इस केस के बाद से कुंदन बाग के इस घर को लोग विचेस लायर बोलने लगे। आज के समय में कई टूरिस्ट्स इस घर को देखने आते हैं और वो ये सोचने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस घर में हुआ क्या होगा। एमिटीवेल, 112 ओशन एवेन्यू, साउथ ऑफ लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क। ये एक ऐसे घर का एड्रेस है जो सदियों से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए मशहूर है। जो भी इसकी कहानियां सुनता है उसे ये जरूर पता लग जाता है कि क्यों इसे लोग दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक मानते हैं। कहा जाता है कि इस घर में बहुत लोगों की मौत हुई है और उनके शरीर आज तक इसी घर में दफन हैं। एमिटीविल हाउस पर 1977 में द एमिटीविल हॉरर नाम की एक किताब भी लिखी गई है। इनफैक्ट इसके डरावने किस्सों पर कई मूवीज भी बन चुकी हैं। आज की ये कहानी भी उसी घर में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी 1985 की है, जब लॉरी और जेम्स विल्सन अपने 2 बच्चों कैथी और स्टुअर्ट विल्सन के साथ एमिटीविल हाउस में रहने आए। विल्सन्स को इतना बड़ा घर बहुत ही कम दाम में मिल रहा था और इसलिए यहाँ की कहानियां जानने के बावजूद उन्होंने इसे खरीदने का फैसला किया। पर वो इस बात से अनजान थे कि जिस खुशी से वो इस घर में रहने आए थे, उन्हें उतनी ही डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। घर में आए हुए उन्हें कुछ ही दिन हुए थे कि स्टुअर्ट विल्सन फैमिली का सबसे छोटा मेंबर बीमार रहने लगा था। उसे कभी बुखार तो कभी तेज सरदर्द रहने लगा था। वहीं स्टुअर्ट की बड़ी बहन कैथी को अपने कमरे में किसी की प्रेजेंस फील होती थी। रात में हीटर चलाने के बावजूद उसके कमरे में एक अजीब सी ठंड हो जाती थी। स्टुअर्ट की तबीयत से तो उसकी मां लॉरी वैसे ही परेशान थी, लेकिन जब कैथी ने अपने साथ हो रही चीजों के बारे में अपनी मां को बताया तो लॉरी को काफी अजीब लगने लगा। अब धीरे धीरे लॉरी को एमिटीविल घर की कहानियां सच लगने लगी थीं। एक रात जब लॉरी पूरे घर की लाइट्स ऑफ कर रही थी
तब उसे लगा कि कोई दूर खड़ा उस पर हंस रहा है। उसने मुड़कर देखा तो उसका पति जेम्स बहुत ही अजीब तरीके से उसे देखते हुए हंसे जा रहा था। लॉरी ने जेम्स को कई बार टोका, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ हंसता रहा। हंसते हंसते वो घर के बेसमेंट में चला गया। लॉरी ये देखकर बहुत डर गई। वो जेम्स के पीछे बेसमेंट में जाने लगी। जैसे ही लॉरी नीचे गई, उसने देखा कि जेम्स बेसमेंट की फ्लोर की खुदाई कर रहा है। लॉरी को समझ नहीं आ रहा था कि जेम्स ऐसा पागलपन क्यों कर रहा है। उसने जेम्स के पास जाकर उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर जेम्स नहीं रुका। लॉरी जब ताकत से जेम्स को खींच रही थी तो उसके गले से होली क्रॉस का लॉकेट टूटकर जेम्स के ऊपर गिर गया। क्रॉस के जेम्स को छूते ही बेसमेंट में रखा सामान जोर जोर से हिलने लगा और अचानक किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। जेम्स का शरीर पूरी तरह से कांपने लगा और वो कुछ ही पलों में बेहोश हो गया। लॉरी ने कैथी को बुलाया और दोनों ने जेम्स को उठाकर उसके बेडरूम में लेटा दिया। लॉरी अब समझ चुकी थी कि उसने अभी जो देखा वो यकीनन किसी नेगेटिव एनर्जी की प्रेजेंस थी। अगली रात सबके सोने के बाद लॉरी फिर से उसी बेसमेंट में गई और धीरे से वहां की जमीन की खुदाई करने लगी। जमीन के अंदर से उसे एक बड़ा सा बॉक्स मिला। उस पर एक लाल रंग का ताला लगा था। लॉरी ने पूरे बेसमेंट में उसकी चाबी ढूंढी, पर उसे वो कहीं नहीं मिली। उसी रात कैथी के कमरे में कुछ भयानक सी घटनाएं होने लगी। कैथी का बेड अचानक से हिलने लगा। वो उठी और उसने देखा कि अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया है और उसमें से चीजें गिर रही हैं। कैथी डर के मारे चिल्लाने लगी, पर उसकी आवाज उसके कमरे से बाहर ही नहीं जा रही थी। फिर उसका ध्यान उसकी अलमारी के अंदर गया, जहां उसे एक दरवाजा दिखा। वो उस दरवाजे के अंदर गई और वहां जो उसने देखा वो देखकर उसका शरीर सुन्न पड़ गया। दरवाजे के अंदर एक कमरा था जिसमें कुछ अजीब से दिखने वाले लोग बैठे थे। उन लोगों के हाथ चेन से बंधे हुए थे और वो लोग बहुत डरे हुए लग रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सदियों से उसी कमरे में बंद हैं। कैथी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई और वो वापस दरवाजे की तरफ दौड़ने लगी। लेकिन फिर उसे पीछे से स्टुअर्ट की रोने की आवाज आई और वो रुक गई। वो हिम्मत करके मुड़ी और उन आत्माओं के बीच से निकलकर और पीछे जाने लगी। वहां उसने देखा कि उसके पिता जेम्स ने स्टुअर्ट को चेन से बांध रखा है और जेम्स खुद भी अजीब सी हरकतें कर रहा है, जैसे वो भी किसी तकलीफ में हो। कैथी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने किसी तरह अपने भाई की चेन खोली और उसे वहां से लेकर निकलने लगी। वहीं दूसरी तरफ लॉरी ने बॉक्स का ताला तोड़ दिया और वो बॉक्स खुलते ही पूरे घर की लाइट्स फ्यूज हो गईं। और तो और ऊपर जेम्स जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसके हाथ पैर उल्टे हो गए। उसकी आंखें दूध सी सफेद हो गई। वो कैथी और स्टुअर्ट को पकड़ने दौड़ा। कैथी और स्टुअर्ट भी भागकर अपनी मां के पास बेसमेंट में जा पहुंचे। उन्होंने बेसमेंट में जाते ही दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। जेम्स पागलों की तरह दरवाजे को बाहर से पीटने लगा। लॉरी को उस बॉक्स में से एक कॉलोनियल टाइम की राइफल और बुलेट्स मिले। साथ ही उसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंटिंग इंस्ट्रूमेंट्स और फोटोज मिली। फोटोज में एक आदमी जिसके नाम के आगे प्रीस्ट लिखा था, चेन से बंधे हुए लोगों को उसी राइफल से गोली मार रहा था। फोटो के पीछे लिखा था कि उस प्रीस्ट को प्रोटेस्टेंट अमेरिकन से सख्त नफरत थी और वो उन्हें अपने एमिटीविल कॉटेज में लाकर
बांध देता था और फिर उन्हें वहीं मारकर दफना देता था। इसका मतलब कि जो लोग कैथी ने बंधे हुए देखे थे वो लोग मर चुके थे और वो सब उनकी आत्माएं थीं। लॉरी, कैथी और स्टुअर्ट फोटोज देख ही रहे थे कि तभी जेम्स ने दरवाजा तोड़ा और वो अंदर आ गया। घबराई हुई लॉरी ने राइफल उठाई और अपने बच्चों को बचाने के लिए उसने अपने पति जेम्स पर गोली चला दी, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। लॉरी बच्चों को लेकर एमिटीविल हाउस से निकली और पुलिस के पास पहुंची। राइफल पर लॉरी के फिंगरप्रिंट्स होने की वजह से कोर्ट ने उसे मर्डर के लिए उम्र कैद की सजा दी और कैथी और स्टुअर्ट को उनकी ग्रैंडमा के पास भेज दिया। जेम्स एक कॉन्ट्रैक्टर था और वो रिसेंटली बैंगलोर शिफ्ट हुआ था। बैंगलोर में आते ही उसका कंस्ट्रक्शन का काम बहुत अच्छा चल रहा था। उसने 1 साल के अंदर ही 3-4 कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए थे और उसी की वजह से उसे अपना पहला गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी मिला था। वो प्रोजेक्ट वैसे तो काफी छोटा था, पर जेम्स को उसे पूरा करने के लिए नॉर्मल से काफी ज्यादा पैसे मिल रहे थे। वो प्रोजेक्ट असल में एक पुराने खंडर घर को डेमोलिश करने का था। जेम्स साइट का मुआयना करने के लिए पहले अपने साथ एक डेमोलिशन एक्सपर्ट को ले गया। उस एक्सपर्ट का नाम था रामानंद। रामानंद बैंगलोर का ही रहने वाला था, इसलिए जेम्स को उसको साथ ले जाना बेहतर लगा। जैसे ही जेम्स ने अपनी गाड़ी उस घर के सामने रोकी, रामानंद की आंखें बड़ी हो गईं। जेम्स ने जब उस घर की तरफ इशारा किया तो रामानंद हड़बड़ाकर कुछ बड़बड़ाने लगा। उसके पसीने छूटने लगे। जेम्स ने उसकी हड़बड़ाहट को देख उसे पानी पिलाया और उससे पूछा कि अचानक उसे क्या हो गया है। रामानंद ने जवाब में कहा, साहब, इस घर को टेरावेरा हाउस कहा जाता है और ये कोई मामूली जगह नहीं है। ये घर भूतिया है। रामानंद की बात सुनने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए गाड़ी में सन्नाटा छा गया, पर वो सन्नाटा जेम्स की जोरों की हंसी के साथ गायब हो गया। जेम्स हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, हर खंडर घर में कोई ना कोई भूत तो होता ही है। ये कहते ही जेम्स गाड़ी से उतरकर उस घर की तरफ चलने लगा। वहीं रामानंद गाड़ी से उतरा ही नहीं और गाड़ी के अंदर ही जेम्स को रुकने के लिए आवाज लगाता रहा, सर सर मत जाइए सर अंदर, सर। जेम्स समझ गया था कि रामानंद घर के अंदर नहीं आने वाला था, इसलिए उसने अकेले ही घर का मुआयना करने का सोचा। वो घर काफी बड़ा था, पर बहुत ही बुरी हालत में था। बाहर एक जंग खाई गाड़ी रखी थी। सब कुछ ऑब्जर्व करते हुए जेम्स उस घर के अंदर चला गया। घर के अंदर अभी भी बहुत पुराना फर्नीचर था और बहुत सी पेंटिंग्स लटकी थीं, लेकिन सभी चीजों पर धूल जमी हुई थी। जेम्स की नजर एक पेंटिंग पर गई तो उसमें 2 लड़कियां एक साथ खड़ी थीं। वो दिखने में 2 बहनों जैसी लग रही थीं। जेम्स का ध्यान पता नहीं क्यों उस पेंटिंग पर ही रुक गया, पर तभी उसे घर के अंदर से पियानो के बजने की आवाज आई। जेम्स चौंक गया और इधर उधर देखने लगा तो उसे हॉल के कोने में एक रूम दिखा जिसमें एक पियानो रखा हुआ था, पर अब उससे कोई आवाज नहीं आ रही थी। जेम्स जैसे ही वापस पलटा तो उसने देखा कि उस पेंटिंग में अब 2 की जगह सिर्फ एक ही लड़की थी। ये देखकर जेम्स को कुछ समझ नहीं आया। इतने में वो कुछ सोच पाता कि उससे पहले ही कमरे में पड़ा वो पियानो अब ऐसे बजने लगा मानो जैसे कोई प्रोफेशनल म्यूजिशियन उसे बजा रहा हो। जेम्स पीछे मुड़ा तो उसके सामने पियानो की कीज दब रही थीं, पर वहां उन कीज को दबाने वाला कोई भी नहीं था। अब जेम्स घबराने लगा था और उसकी हालत घबराहट के मारे खराब होने लगी थी। वो जहां से आया था उसी रास्ते पर वापस भागने लगा।
पर जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, वो दरवाजा अपने आप जेम्स के मुंह पर बंद हो गया। जेम्स उस अंधेरे से भरे घर में बंद हो गया था। वो जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगा। वो जैसे जैसे दरवाजे पर अपने हाथ मार रहा था, वैसे वैसे एक बड़ी सी काली परछाई ने उसे ढक लिया और जेम्स अचानक ही बेहोश हो गया। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली तो उसके सर पर चोट लगी हुई थी और उसके चेहरे पर किसी के नोचने के निशान थे। जेम्स आंख खुलते ही फिर से दरवाजे को पीटने लगा। वो अब चीख चीख कर रामानंद को आवाज लगाने लगा, पर बाहर से कोई जवाब ही नहीं आया। जेम्स जल्द से जल्द वहां से बाहर निकलना चाहता था। उसने अपने दिमाग को शांत किया और बाहर निकलने की तरकीब सोची। उसने सोचा कि वो ऊपर वाले कमरे की खिड़की से बाहर कूद जाएगा। जेम्स को उस घर के और अंदर जाने में डर तो लग रहा था, पर उसके पास अब और कोई रास्ता भी नहीं था। जेम्स दिल पक्का करके सीढ़ियों तक पहुंच गया, पर जैसे ही उसने पहली सीढ़ी पर पैर रखा, उसके पीछे से फिर से एक काली परछाई गुजरी। जेम्स तुरंत पीछे मुड़ा, पर इस बार वहां कोई भी नहीं था। जेम्स जैसे जैसे वो सीढ़ियां चढ़ रहा था, उसे किसी औरत के रोने की आवाजें आने लगी। जेम्स उन सभी आवाजों को इग्नोर करता हुआ बस सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था। ऊपर पहुंचकर जेम्स को सामने के रूम में एक खिड़की दिखी। उस रूम में घुसते हुए जेम्स को डोर पर डॉल्सीज रूम लिखा हुआ दिखाई दिया। जेम्स चोटिल हालत में धीरे धीरे उस खिड़की के पास जाने लगा कि तभी उसे एक बेहद बुरी स्मेल आने लगी। उसने कमरे में नजर घुमाई तो वहां जो उसे दिखा, उसे देख उसका दिल दहल उठा। उस कमरे के बेड पर किसी औरत की एक सड़ी गली लाश पड़ी थी और उस लाश का गला कटा हुआ था। जेम्स ये खौफनाक दृश्य देख ही नहीं पा रहा था कि अचानक से कुछ डोलता हुआ जेम्स के पैरों में आ गया। जेम्स की नजरें जब नीचे अपने पैरों पर गईं, तो उसकी जान ही सूख गई। उस लाश का कटा हुआ सर जेम्स के पैरों में था। जेम्स उसे देख पीछे हुआ और नीचे गिर पड़ा। तभी वो सरकटी औरत की लाश बेड से खुद ब खुद उठी और उसने जेम्स के पैरों में पड़ा अपना भयानक सर उठाया और अपने शरीर से जोड़ लिया। वो औरत बेहद डरावनी लग रही थी। धीरे धीरे वो जेम्स के पास आती जा रही थी। जेम्स उससे दूर हटता जा रहा था कि अचानक जेम्स खिड़की के पास आ गया। वो औरत अब भी जेम्स के पास आ रही थी और जेम्स जैसे ही उसके डर से थोड़ा और पीछे हुआ, उसका पैर फिसल गया और वो खिड़की से सीधा नीचे गिर गया। बाहर रामानंद की नजर घर की खिड़की पर गई तो उसने जेम्स को खिड़की से नीचे गिरता देखा। अब सवाल जेम्स की जान का था, तो रामानंद ने हिम्मत की और घर के अंदर घुस गया। उसने देखा कि जेम्स नीचे पड़ा है और उसके सर से खून बह रहा है। लेकिन जब उसने ऊपर खिड़की की ओर देखा तो उसे वही औरत हंसते हुए दिखाई दी। रामानंद ने नीचे पड़े जेम्स को उठाया और जल्द से जल्द उसे लेकर घर से बाहर चला गया। वो जेम्स को सीधा हॉस्पिटल ले गया। कुछ दिनों बाद जब जेम्स ठीक हुआ तो रामानंद जेम्स से मिला और उसने उससे कहा कि जेम्स को उस दिन हंसना नहीं चाहिए था। उसने कहा कि वो घर सच में भूतिया है। कहते हैं कि वहां पर दो बहनें डॉल्सी और वेरा रहा करते थे। डॉल्सी एक पियानो टीचर थी और वेरा एक इंग्लिश टीचर थी। पर एक सुबह उस घर से डॉल्सी की लाश मिली। उस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने पर ना तो कोई सबूत मिला और कुछ ही समय में वेरा भी उस घर को छोड़कर भाग गई। कहते हैं कि तब से उस घर में डॉल्सी की आत्मा का वास है। उस हादसे के बाद जेम्स की तो पूरी लाइफ ही पलट गई। उसके साथ जो हुआ वो शायद
वो कभी नहीं भुला पाएगा। 2014 में फाइनली टेरावेरा हाउस को डेमोलिश कर दिया गया, लेकिन आज भी लोग उस घर के सामने से गुजरने से कपकपाते हैं। ब्लाय मैनर स्कॉटलैंड की एक बहुत बड़ी और खूबसूरत हवेली थी। 1974 में रॉबर्ट डेव विलियम नाम के एक आदमी ने नई नवेली ब्लाय मैनर की हवेली खरीदी और उसमें रहने लगा। वो वहां 27 दिन तक ही रहा कि एक रात ब्लाय मैनर के चौकीदार ने विलियम को डरा हुआ खून से लथपथ वहां से भागते देखा। विलियम चौकीदार के पास रुका और उसे कुछ पैसे देकर वहां से भाग जाने को कहा। उस रात के बाद विलियम कभी लौट के वापस ब्लाय मैनर नहीं आया। 5 साल बाद एक एक्सीडेंट में विलियम की बहन और उसके जीजा की मौत हो गई, जिसकी वजह से कोर्ट ने विलियम को उसके नीस और नेफ्यू की जिम्मेदारी सौंप दी। ना चाहते हुए भी विलियम ने कोर्ट का ऑर्डर मान तो लिया, पर उन बच्चों से पीछा छुड़ाने के लिए उसने अपने 12 साल के भतीजे रॉन और 7 साल की भतीजी सोफी को रहने के लिए ब्लाय मैनर भेज दिया। वहां मिसेस मैंडे उस हवेली की केयर टेकर बच्चों का भी ध्यान रखने लगी। विलियम घर के लिए हर महीने पैसे तो भेज देता था, पर कभी ब्लाय मैनर आके उनसे मिलता नहीं था। करीब 7 महीने बाद विलियम ने रॉन और सोफी के लिए एक होम टीचर हायर की, जिसका नाम था जूल एडम्स। अगले ही दिन जूल ब्लाय मैनर चली गई। वो वहां मिसेस मंडे और बच्चों से मिली और बहुत खुश हुई, पर रॉन और सोफी जूल को देखकर बहुत बदतमीजी से पेश आने लगे। मिसेस मैंडे ने उन्हें डांट कर कमरे में भेज दिया और जूल का स्वागत करते हुए उसे पूरा घर दिखाया। उन्होंने जूल को बताया कि बच्चों की बदतमीजी की वजह से उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया है। घर देखते वक्त जूल को अपने कमरे की खिड़की में एक जवान लड़के की परछाई नजर आई। वो मिसेस मैंडे से उसके बारे में पूछने लगी, पर मिसेस मैंडे ने जूल को बताया कि पूरी प्रॉपर्टी में उन तीनों के अलावा कोई नहीं रहता। जूल उसे अपने मन का वहम समझकर भूल गई और बच्चों को पढ़ाने का प्लान बनाने लगी। कुछ देर बाद जूल को फिर वही लड़का अपनी खिड़की पर नजर आया, पर इस बार उसे ऐसा लगा कि जैसे वो उसे बुला रहा हो। जूल ने बाहर यार्ड में जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो वापस अपने कमरे में चली गई, लेकिन कमरे में अंदर घुसते ही उसे एक जवान लड़की उसके बेड पर बैठी हुई दिखी। जूल एकदम से चौंक गई। उसने उस लड़की को पुकारा, पर उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। जूल ने फिर उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उसे छूते ही जूल को एक जोर का झटका लगा और वो नीचे गिर गई। तभी वो लड़की उस बेड से उठी और उसकी स्किन धीरे धीरे गलने लगी। उसकी आंखों से खून आने लगा था, जैसे कोई उसे शरीर के अंदर से खा रहा हो। ये डरावना मंजर देखकर जूल बुरी तरह चिल्लाने लगी। तभी उसके कमरे में मिसेस मैंडे, रॉन और सोफी आए और जूल से उसके चिल्लाने का रीजन पूछने लगे। जूल ने उन्हें कुछ नहीं बताया और सोचा कि शायद इतना ट्रैवल करने की वजह से वो थक गई है और ये सब उसका वहम है। डिनर करते वक्त जूल ने नोटिस किया कि सोफी किसी को देखकर मुस्कुरा रही है। जूल ने उससे पूछा तो सोफी ने फिर से बदतमीजी से जवाब दिया। मिसेस मैंडे सोफी को इस बात पर डांटने ही वाली थी कि जूल ने उन्हें रोक दिया और सोफी से प्यार से बात करने लगी। जूल ने सोफी को एक आइसक्रीम भी दी और उसने जूल को थैंक्स बोला। उसी रात सोते वक्त जूल को लगा कि जैसे कोई उसकी खिड़की पर नॉक कर रहा है। उसने उठकर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो फिर से लेट गई, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे खिड़की के कांच के टूटने की आवाज आई। जूल घबरा कर उठी और उसने देखा कि किसी ने पत्थर से उसकी खिड़की तोड़ दी है। उसने बाहर जाकर देखा तो रॉन हाथ में ढेर सारे पत्थर लेकर खड़ा था और वो एक टक लगाए कहीं देखे जा रहा था। जूल ने उसे कई बार बुलाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया
और फिर एकदम से वो सारे पत्थर फेंक कर घर के अंदर भाग गया। जूल भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर जाने लगी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, किसी अदृश्य शक्ति ने उसे हवा में उछालकर पीछे फेंक दिया और घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दरवाजे के ऊपर एक खिड़की लगी थी, जिसमें से जूल को दोबारा वही लड़की नजर आ रही थी जो पहले उसके कमरे में थी। वो डरावनी लड़की जूल को ऐसे घूर रही थी कि जैसे वो उसे मार देना चाहती हो। ये सब देखकर जूल इतना डर गई कि वो वहीं बेहोश हो गई। लेकिन जब वो सुबह उठी तो वो अपने कमरे में ही थी। ये देखकर जूल बहुत ज्यादा चौंक गई, क्योंकि कल रात तो वो यार्ड में बेहोश हुई थी। उसी सुबह मिसेस मैंडे जूल के लिए उसके कमरे में चाय लेकर आई। जूल ने उनसे पूछा कि वो अपने कमरे में वापस कैसे आई। ये सुनकर मिसेस मैंडे हैरान हो गईं और उन्होंने जूल को बताया कि वो कल रात भर अपने कमरे में ही थी। जूल की निगाह अपनी टूटी हुई खिड़की पर गई, पर हैरानी की बात तो ये थी कि उस वक्त खिड़की बिल्कुल ठीक थी। ये देखकर जूल सोचती है कि शायद वो ये सब अपने सपने में देख रही थी। दोपहर में जब जूल रॉन और सोफी को पढ़ा रही थी, तब सोफी अचानक से उठकर जूल पे चिल्लाने लगी और कहने लगी कि मिस डोना ऐसे नहीं पढ़ाती थी और वो मिस डोना से ही पढ़ना चाहती है। जूल वहां से चली गई और मिसेस मैंडे से जाकर मिस डोना के बारे में पूछने लगी। मिस मैंडे ने जूल को बताया कि उससे पहले मिस डोना बच्चों को ट्यूशन देती थी, पर डोना के आने के बाद बच्चों का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया था और वो इतने बदतमीज हो गए थे कि उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया था। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही मिस डोना की डेथ हो गई। जूल और जानना चाहती थी, लेकिन मिसेस मैंडे ने काम का कुछ बहाना किया और उस बात को अधूरा छोड़कर वहां से चली गई। अगले दिन जूल वापस बच्चों को ढूंढ रही होती है कि उसे बेसमेंट से कुछ आवाज आती है। जूल वो आवाजें सुनकर नीचे बेसमेंट की तरफ गई। वहां उसे कोई बैठा हुआ दिखा। जूल जैसे ही उसके पास गई, उसके होश उड़ गए। वो और कोई नहीं बल्कि मिस डोना थी। डोना का सर उसके हाथ में था। ये देखकर जूल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डर कर घर से बाहर भागी तो उसने देखा कि सोफिया यार्ड में उसी डोना के भूत के साथ बैठी खेल रही है। जूल ने सोफी का हाथ पकड़ा और उसे घर के अंदर ले गई। तभी जूल को खिड़की पर फिर से वही लड़का नजर आया, पर इस बार देखते ही देखते उसकी शक्ल एक डेविल यानी शैतान के रूप में बदल गई। जूल सोफी को अंदर छोड़कर वापस रॉन को ढूंढने बाहर आई। जूल रॉन को भी अंदर ले आई और उन्हें शांति से समझाने की कोशिश करने लगी। वो रॉन से बार बार खिड़की वाले लड़के के बारे में पूछे जा रही थी, पर वो कुछ नहीं बोला। तभी सोफी ने जूल को बताया कि वो खिड़की वाला लड़का उनका ड्राइवर पीटर था। पीटर उन्हें स्कूल ले जाया करता था और फिर पीटर और मिस डोना को प्यार हो गया, पर थोड़े ही दिन बाद वो दोनों मर गए। ये सुनकर जूल चौंक उठी। वो समझ चुकी थी कि पीटर और मिस डोना की आत्माएं इस घर को और उन दोनों बच्चों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। जूल ने बच्चों को गले लगाया और मिसेस मैंडे से कहा कि वो ये सब एक लेटर में लिखकर विलियम को भेजें, ताकि विलियम को पता चले कि बच्चे खतरे में हैं। मिसेस मैंडे ने लेटर लिखकर पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, लेकिन रॉन ने उस लेटर को निकालकर जला दिया। एक रात सोते हुए जूल की आंख खुली तो उसके सामने सोफी हाथ में चाकू लेकर खड़ी थी। जूल घबरा कर उठ गई और सोफी से चाकू ले लिया। तभी जूल को सोफी के पीछे डोना का भूत खड़ा नजर आया। उसने उसी रात सोफी को मिसेस मैंडे के साथ शहर भेज दिया, विलियम के पास। उसने रॉन को भी बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं मिला ही नहीं। अगले दिन जूल बेसमेंट में कुछ ढूंढ रही थी कि अचानक उसे पीछे वाली दीवार पर कुछ रिचुअल्स के साइन बने नजर आए। उसे वहां अजीब सी दो डॉल्स भी पड़ी मिली जिस पर रॉन और सोफी का नाम लिखा था। साथ ही उसे सैटन को खुश करने की तरकीबें भी लिखी मिली, जिसके नीचे डोना और पीटर का नाम लिखा था।
वो समझ चुकी थी कि डॉना और पीटर शैतान की पूजा करते थे और उसको खुश करने के लिए वो बच्चों को वश में करके उनकी बलि चढ़ाना चाहते थे। पर उनका जादू उन पर ही भारी पड़ गया और दोनों की मौत हो गई। और आज भी वो रॉन और सोफी की आत्मा के पीछे पड़े हैं। इतनी देर में जूल को मिसेस मैंडे का फोन आया और वो उसे बताने लगी कि ब्लाई मेनर एक ग्रेवयार्ड पर बनाया गया था और विलियम को यहाँ ढेर सारी आत्माएं नजर आती थीं। और वो इतना डर गया था कि भागते भागते सीढ़ियों से गिर गया था और खून से लथपथ भी हो गया था। जूल ये सब सुनकर बहुत घबरा गई और उसे समझ आ गया कि ब्लाई मेनर उसकी सोच से और भी बहुत ज्यादा खतरनाक था। वो कुछ कर पाती उससे पहले ही रॉन वहां आ गया और तभी जूल को उसके पीछे डॉना और पीटर के भूत खड़े नजर आए। रॉन बुरी तरह रो रहा था। वो अचानक जोर से चिल्लाया और वहां गिर गया। उसके गिरते ही डॉना और पीटर की आत्मा गायब हो गई। जब तक जूल ने रॉन की बॉडी को हाथ लगाया तब तक उसकी सांसें रुक चुकी थीं और शरीर ठंडा पड़ गया था। अगले दिन विलियम ने गाड़ी भेजकर जूल को शहर बुलवा लिया। उस दिन के बाद से ब्लाई मेनर पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। हॉन्टेड हाउस, कचेरी बाड़ी। वेस्ट बंगाल के मल्लारपुर में स्थित कचेरी बाड़ी वैसे तो दिखने में किसी भी पुराने घर जैसी ही है, पर वो अपने अंदर ऐसे कई गहरे राज छुपाए बैठी है जिसे जानकर शायद किसी के भी होश उड़ जाएं। कचेरी बाड़ी कई सालों पहले जमींदारों की कचहरी यानी एक कोर्ट हाउस था, जहां जमींदार उस समय की छोटी मोटी दिक्कतों पर अपना फैसला देते थे, पर साथ ही साथ वो उनकी अय्याशी करने की जगह भी थी। माना जाता था कि कई जमींदार वहां इकट्ठा होकर खूब शराब पीते थे और मौज मस्ती करते थे। इतना ही नहीं, जो भी लड़की उनको पसंद आती तो वो उसे जबरदस्ती उठाकर वहां लाकर नाचने वाली बनाकर उस कचेरी बाड़ी में कैद कर लेते थे। कई सालों तक कचेरी बाड़ी में कई औरतों के साथ जुल्म हुए, पर जैसे जैसे जमींदारों की ताकत खत्म होने लगी, उनके परिवार वाले कचेरी बाड़ी छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। लेकिन पीछे छूट गईं तो उन औरतों की आत्माएं जिन्होंने अपने ऊपर हुए जुल्म से कचेरी बाड़ी के अंदर ही अपना दम तोड़ लिया था। कचेरी बाड़ी खाली होने के कुछ साल बाद जब उसे तोड़ने के लिए कुछ मजदूर एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ वहां आए तो तोड़फोड़ के दौरान उन्हें वहां कई इंसानी हड्डियां मिली, जो गांव वालों के हिसाब से उन्हीं नाचने वाली औरतों की थीं। लोग मानते थे कि उन्हीं सब नाचने वाली औरतों में से एक औरत की आत्मा आज भी वहां भटकती है। उस औरत की मौत कचेरी बाड़ी में ही हुई थी और उसका भूत अगर किसी को दिख जाए तो कुछ दिनों में उस आदमी का मरना पक्का हो जाता है। हरिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हरिया उसी गांव का रहने वाला एक किसान था। हालांकि उसने भी कचेरी बाड़ी के बारे में कई कहानियां सुन रखी थीं, पर वो उनमें से किसी को भी नहीं मानता था। एक रात हरिया काफी ज्यादा थक गया था तो उसने पक्की सड़क की बजाय कचेरी बाड़ी के बगीचे से गुजरता हुआ छोटा रास्ता लेने का सोचा, पर उसे नहीं मालूम था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। हरिया उस बगीचे में घुसा तो वो बगीचा उसे बाकी बगीचों की तरह ही लगा, पर वहां सिर्फ जंगली घास और सन्नाटा था। लोगों के मुताबिक अभी तक उसे उस औरत की पायल की आवाज की छनछन सुनाई देनी चाहिए थी, पर वहां सिर्फ उसे रात के झिंगूरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उन झिंगूरों की आवाजों के बीच जो थोड़ा बहुत उस औरत के भूत का डर था वो भी चला गया और वो अब बिना डरे आराम से वहां जाने लगा। लेकिन उसके मन में कुछ अजीब सी चीजें चल रही थीं। वो धूल मिट्टी से घिरा हुआ कचेरी बाड़ी उसे एक अजीब किस्म की खूबसूरती का एहसास दे रहा था, जैसे किसी बड़े मॉन्यूमेंट या किसी राजा के महल को देखकर होता है। न जाने कितने अमीर लोग यहाँ आकर जश्न मनाते होंगे। ये बात सोचते सोचते
और कचेरी बाड़ी को देखते देखते वो कोर्ट हाउस के सामने रुक गया। तभी हरिया को एक पायल की छन-छन की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो कुछ सोच पाता कि उससे पहले ही उसे महसूस हुआ कि जैसे कचेरी बाड़ी की निचली मंजिल के कोने वाले कमरे से कोई उसे देख रहा है। हरिया को लगा कि ये उसकी थकान का नतीजा है, तो उसने उस एहसास को नजरअंदाज करके वापस घर की ओर चलना शुरू कर दिया। वो बस बगीचे के अंत तक पहुंचने ही वाला था जब उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी साथ वाली दीवार पर कुछ हलचल हुई हो। उसने झटके से देखा तो वहां पर किसी की परछाई थी जो धीरे से हिलती हुई दीवार के ऊपर जाकर रुक गई। हरिया हक्का बक्का उसी परछाई को देख रहा था। तभी उस जगह से उसे पायल की छंकार सुनाई दी और फिर धीरे धीरे वो आवाज बढ़ती चली गई। अब हरिया को ऐसा लग रहा था कि जैसे उस कोर्टरूम के अंदर नाच गाना चल रहा है। उन सब आवाजों को सुनकर हरिया के पसीने छूटने लगे, क्योंकि अगर उस औरत के भूत के होने की बात सच थी तो उसकी मौत आज पक्की थी। इससे पहले हरिया कुछ कर पाता, वो परछाई कहीं गायब हो गई और सारी आवाजें भी अचानक बंद हो गईं। हरिया डरता हुआ थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे फिर से पायल की छनकार सुनाई दी और बिना चाहते हुए भी उसकी आंखें वहां चली गईं जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था। उसी दीवार के ऊपर जहां कुछ देर पहले उसे एक परछाई दिख रही थी, अब वहां एक औरत बैठी हुई थी। उस औरत के बड़े बड़े और गहरे काले बाल थे और बेहद ही सुंदर और गहरी आंखें। वो बस वहां बैठे हुए अपने पैर हवा में झुला रही थी और उसके कपड़े सालों पुराने लग रहे थे। वो औरत एक उदास सा गाना गुनगुना रही थी और फिर वो औरत एकदम से चुप हो गई। अचानक से वो हरिया को घूर कर देखने लगी और मुस्कुराने लगी। वो मुस्कुराहट देखकर हरिया को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो औरत उसकी जिंदगी तबाह कर देगी, लेकिन अचानक वो औरत वहां से गायब हो गई। हरिया वहां से जल्द भागना चाहता था, पर वो जैसे ही भागने के लिए मुड़ा, वो औरत उसके ठीक सामने आ गई। हड़बड़ी में वो कचेरी बाड़ी के बगीचे से निकलने की बजाय वो कचेरी बाड़ी की ओर ही भागने लगा। तभी एकदम से उसके कदम रुक गए, क्योंकि कचेरी बाड़ी के कोने वाले कमरे से सच में उसे कोई देख रहा था। उसे वहां एक बहुत ही डरावना आदमी दिखा, जो शायद वहां के किसी जमींदार का भूत था। कहानियों के मुताबिक उस नाचने वाली औरत की मौत उसी जमींदार की वजह से हुई थी और उसी औरत की आत्मा ने उस जमींदार को कचेरी बाड़ी में मार डाला था। हरिया को उसे देखते ही यकीन हो गया कि कचेरी बाड़ी में कई सारी आत्माएं बसती हैं। वो उस आदमी को देखते ही जोर से चिल्लाया और चिल्लाते हुए ही वहां से कहीं भाग निकला। भागते भागते वो किसी तरह अपने घर पहुंच गया। हरिया उस दिन के बाद अकेला रहने लगा और उस रात जो कचेरी बाड़ी में उसके साथ हुआ, उसकी कहानी पूरे गांव में फैल गई, जिसके बाद गांव में कचेरी बाड़ी का डर और बढ़ गया। उस रात के बाद हरिया डरा डरा रहने लगा था। कोई अगर हरिया से कुछ पूछता तो हरिया बस यही जवाब देता, वो कचेरी बाड़ी वाली औरत यही है और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। हरिया की बीवी उसे कई पीर फकीर के पास ले गई, पर हरिया और कमजोर होता रहा। वो सब कुछ छोड़कर बस अपने कमरे के कोने में डरा हुआ बैठा रहता था। दिन में हरिया चुपचाप रहता, पर हर रात को उसके घर से उसकी चिल्लाने की आवाजें आती, क्योंकि ना चाहते हुए भी अगर हरिया की आंख लग जाती थी तो वो बस यही बोलते हुए नींद से उठता। पसीनों में तर वो चिल्ला चिल्ला के सबको बताता कि वो औरत उसके सपनों में आई है और वो उसे जान से मार देगी। दिन ब दिन हरिया की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। फिर एक दिन जब हरिया की बीवी खेत से काम करके वापस आई तो उसे घर में घुसते ही अपने पति हरिया की लाश मिली। क्या था ऐसा उस कचेरी बाड़ी में
क्या सच में वो कोर्ट हाउस हॉन्टेड है और कितनी आत्माएं भटक रही हैं वहां? आपको क्या लगता है? एड और लोरैन वॉरेन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की दुनिया के सबसे पॉपुलर नाम। इन दोनों ने मिलके कई हॉन्टिंग्स के केसेस सॉल्व किए हैं और कई एक्सोर्सिज्म्स भी किए हैं। लेकिन इनकी लाइफ में एक ऐसा केस है जिसने इन दोनों के भी होश उड़ा दिए थे। उनका आखिरी केस, द स्मर्ल्स फैमिली केस। इस कहानी की शुरुआत 1973 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया से हुई। जैक और जैनेट स्मर्ल अपनी दो बेटियों के साथ एक पुराने से डुप्लेक्स घर में शिफ्ट हुए थे। उनका पिछला घर एक हरिकेन की बाढ़ से तबाह हो गया था। अब वो एक नई जगह आए थे, नए सपने और एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद लेकर। शुरू में तो सब अच्छा चल रहा था। कुछ ही महीनों में जैक का अपनी जॉब में प्रमोशन हुआ और उसने सोचा कि अब वो अपने इस घर को अच्छे से पैसे लगाकर रेनोवेट करेगा। पर जैसे ही घर के रिपेयर्स और रेनोवेशन का काम शुरू हुआ, घर में अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। धीरे धीरे घर की चीजें इधर उधर होने लगी। कई बार रिपेयर में काम आने वाले टूल्स और इक्विपमेंट्स गायब हो जाते थे और फिर अपने आप उसी जगह पर वापस आ जाते थे जहां से वो गायब हुए थे। घर के एक कमरे में दीवारों पर अजीब से काले निशान थे। जैक ने उस निशान के ऊपर उन दीवारों पर पेंट के 3-4 कोट करवाए, लेकिन कुछ ही दिनों में वो काले निशान फिर से वापस आ गए। जैक ने कई बार खुद से भी उन दीवारों को पेंट किया, लेकिन 3-4 दिनों के बाद वो काले निशान हमेशा वापस आ जाते थे। इसी बीच घर की लाइट्स कई बार अपने आप फ्लिकर करना शुरू कर देती थीं। एक बार शाम को जैक टीवी देखने बैठा तो टीवी देखते देखते अचानक ही उसके टीवी में आग लग गई, मानो किसी ने टीवी पर कोई बॉम्ब फेंक दिया हो। जैक ने कई इलेक्ट्रिशियंस को घर की वायरिंग चेक करने के लिए बुलाया, पर कभी कोई गड़बड़ ही नहीं मिलती थी। एक बार देर रात में उनके घर का रेडियो फुल वॉल्यूम पर बजने लगा। जैक नींद से गुस्से में उठा। उसे लगा कि शायद उसकी बेटियां कुछ शैतानी कर रही हैं, लेकिन जब वो ड्राइंग रूम में गया तो उसने देखा कि वो रेडियो अपने आप बज रहा था, क्योंकि उसका तार प्लग्ड इन था ही नहीं। ये घर में कई बार होने लगा। घर का टीवी और रेडियो अपने आप ही फुल वॉल्यूम में ऑन हो जाते, जबकि वो अनप्लग्ड होते थे। ड्रॉर्स और कैबिनेट्स अपने आप खुल जाते थे। घर का टेम्परेचर भी अपने आप ड्रॉप हो जाता था और गर्मी के महीने में भी घर के अंदर एक कपकपाती ठंड हो जाती थी। जब जैक और जेनेट के बेडरूम का बाथरूम रेनोवेट हुआ तो कुछ बेहद अजीब घटा। रेनोवेशन के अगले दिन ही जब जेनेट ने बाथरूम देखा तो पूरे बाथरूम में किसी के खरोचों के निशान थे, जैसे रात भर कोई जानवर उस बाथरूम में फंस गया हो। इस इंसिडेंट के बाद अब जैक और जेनेट को घर से थोड़ी घबराहट हो रही थी। एक बार जेनेट अपने कमरे में थी तो उसे लगा कि जैसे बगल वाले कमरे से उसकी सास उसे आवाज दे रही है। जब वो वहां पहुंची तो उसकी सास ने कहा कि उन्होंने उसे कोई आवाज दी ही नहीं। तब से परिवार के लोगों को अक्सर ऐसा लगता था कि जैसे कोई उन्हें पुकार रहा है, पर उन्हें कभी कोई दिखता नहीं था। एक बार रात में जैक और जेनेट को अपनी बेटी के रूम से अजीब सी चीखने की आवाजें आ रही थीं। वो भागे भागे वहां गए तो उनकी बेटी का चेहरा पसीने पसीने था। वो अपने कमरे के कोने में कुछ देखकर बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो बार बार कह रही थी कि उस कोने में कोई है जो बेहद डरावना है और हवा में उड़ रहा है। पर जैक और जेनेट को वहां कुछ नहीं दिख रहा था। जब उन्होंने रूम की लाइट्स ऑन की तो उनकी बेटी को भी वहां कुछ नहीं दिखा और वो थोड़ी शांत हुई। पर अगली शाम जब जेनेट किचन में काम कर रही थी, उसे अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। फरवरी का महीना था। उसे लगा कि शायद उससे किचन की खिड़की खुली छूट गई होगी, तो वो खिड़की बंद करने पलटी, पर खिड़की तो पहले से ही बंद थी। लेकिन जब जेनेट वापस पलटी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। किचन के कोने में एक काली परछाई थी जो हवा में उड़ रही थी।
एक परछाई जिसका कोई चेहरा नहीं था, पर फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो परछाई जैनेट को ही देख रही है। जैनेट को लग रहा था जैसे वो हेलुसिनेट कर रही है। उसके हाथ पैर डर के मारे मानो जम से गए थे। वो काली परछाई पहले धीरे धीरे जैनेट के बिल्कुल करीब आई और फिर उसके करीब से गुजर के घर की दीवार के आर पार चली गई। उसी दिन जैनेट की सास ने भी उसे बताया कि उन्होंने भी उस काली परछाई को देखा है। धीरे धीरे उस काली परछाई का घर में सब लोगों को दिखना एक आम सी बात हो गई थी। जैक और जैनेट का शक अब यकीन में बदल रहा था। उन्हें समझ आने लगा था कि उनके घर में कोई स्पिरिट है, पर क्योंकि वो किसी को हार्म नहीं कर रही है, इसलिए उन्होंने उन चीजों के साथ रहना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद जैनेट और जैक की ट्विंस बेटियां हुई और तब से सब कुछ बदल गया। एक रोज जैक अपनी बेटियों के साथ लिविंग रूम में बैठा हुआ था जब अचानक ही लिविंग रूम की सीलिंग से उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे सीलिंग से कोई कुछ उखाड़ रहा हो। जब जैनेट ने ऊपर देखा तो उसकी सांसें अटक गईं। उसने जल्दी से अपनी छोटी बेटी को अपने पास खींचा और जैसे ही वो हटी, बड़ा सा शैंडलियर सीलिंग से नीचे गिर गया। अगर उस शैंडलियर के नीचे कोई आ जाता तो उसका जिंदा बचना बहुत मुश्किल था। इस इंसिडेंट के बाद जैक चर्च गया और एक प्रीस्ट से अपने घर में हो रही चीजें शेयर की। वो प्रीस्ट उनके घर आया और उसने एक ब्लेसिंग रिचुअल किया जो कुछ कुछ पूजा की तरह होता है। उसके बाद थोड़े समय के लिए सारी एक्टिविटीज बंद हो गईं, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद सब वापस शुरू हो गया और इस बार उन चीजों का होना बहुत ज्यादा हो गया था। कभी किचन की कोई अप्लायंस आग पकड़ लेती, तो कभी घर के बल्ब अपने आप फूट जाते। घर में रह रहे फैमिली मेंबर्स को अक्सर चीजों से चोटें लगती रहती। हद तो तब हो गई थी जब एक बार प्रीस्ट के ब्लेसिंग रिचुअल करने के जस्ट बाद स्मर्ल फैमिली का डॉग अजीब तरीके से छटपटाने लगा और जोर जोर से भौंकने लगा और फिर सबकी आंखों के सामने हवा में उड़ा और सीधा जाकर पिछली दीवार पर जा लगा। उनके डॉग को बहुत चोट आई, लेकिन जो उसके साथ उस दिन हुआ उसने पूरी स्मर्ल फैमिली को हिला कर रख दिया। जैक और जैनेट अब समझ चुके थे कि घर में मौजूद वो स्पिरिट उनके परिवार की जान के पीछे पड़ी है। कई प्रीस्ट घर में आए और उन्होंने ब्लेसिंग रिचुअल्स करे, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हो रहा था। जैक ने प्रीस्ट से घर का एग्जॉर्सिज्म करने को कहा, लेकिन जैक के पास इन सब बातों का कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए उसे चर्च से एग्जॉर्सिज्म की परमिशन नहीं मिली। उस घर में उसका बहुत सारा पैसा ऑलरेडी लग चुका था और जैक को उस घर के लिए कोई खरीदार भी नहीं मिल रहा था। इसलिए जैक और जैनेट वो घर चाह कर भी छोड़ ही नहीं पा रहे थे। सालों बीत चुके थे, लेकिन उनकी इन प्रॉब्लम्स का कोई सल्यूशन उन्हें मिल ही नहीं रहा था। और तब किसी ने उन्हें एड और लोरैन वॉरेन के बारे में बताया। क्या एड और लोरैन वॉरेन स्मॉल फैमिली को बचा पाएंगे या कुछ और बहुत भयानक होगा? दोस्तों, पार्ट 1 में हमने देखा कि स्मॉल फैमिली एक नए घर में शिफ्ट हुए और उनके साथ अजीबोगरीब चीजें घटने लगी। चीजों का इधर से उधर हो जाना, घर में एक बहुत तेज बदबू आना और तो और घर के अंदर एक काली परछाई का दिखना, ये सब स्मॉल फैमिली के लिए आम बात हो गई थी। लेकिन जब उनकी आंखों के सामने उनका फैमिली डॉग हवा में उड़ा और दीवार पर टकराया, तब उन्हें यकीन हो गया कि उनके घर में स्पिरिट्स हैं और वो लोग बहुत ज्यादा घबराने लगे। जैसे जैसे वक्त बीतता रहा, स्मॉल फैमिली के साथ हादसे बढ़ते जा रहे थे। जैक जब रात में सोता था तो उसे अक्सर ऐसा लगता था कि जैसे कोई उसके बहुत करीब है और उसके पास सांस ले रहा है, लेकिन उसे कभी कोई दिखाई नहीं देता था। फिर एक रात उसकी नींद एक जवान लड़की की आवाज से खुली। उसे ऐसा लगा कि शायद जैनेट उसे बुला रही है, लेकिन जब वो बेड पर पलटा तो वहां जैनेट नहीं बल्कि कोई और ही लड़की थी। उसका चेहरा एकदम सफेद सा पड़ा था और आंखों के नीचे बेहद काले गड्ढे थे। इससे पहले कि जैक कुछ कर पाता, उस लड़की ने जैक को पकड़ लिया और जैक बेहोश हो गया। जब उसे होश आया
तो उसकी पूरी बॉडी पर किसी के नोचने के निशान थे। जब ये बात जैक ने जैनेट को बताई तो जैनेट ने उससे कहा कि उसके साथ भी अक्सर रात में ऐसा ही होता है। कोई लंबा काला साया उसके पास आता है, उसकी चद्दर नीचे खींचता है और फिर उसके पैर पकड़ लेता है, जिसके बाद उसे होश नहीं रहता। जब वो उठती है तो उसकी बॉडी पर भी खरोंचें होती हैं। एक दूसरे की बात सुनकर दोनों अब काफी घबराने लगे थे। एक रात जब जैक और जैनेट अपने कमरे में सो रहे थे, जैक को एक बहुत ही अजीब सा सपना आया। वो सपने में हवा में फ्लोट कर रहा था, पर थोड़ी देर बाद जैक की आंख खुली तो उसे समझ आया कि वो कोई सपना नहीं था। जैक सच में अपने बिस्तर के करीब 2 फीट ऊपर हवा में फ्लोट कर रहा था। अचानक से जैक छटपटाने लगा और वो जोर से बिस्तर पर वापस गिर गया। जैनेट के साथ भी कई अजीब अजीब इंसिडेंट्स हुए। एक दोपहर जब जैक और जैनेट सो रहे थे तो उनकी नींद एक झटके से खुली। जैनेट को उसके बिस्तर से कोई नीचे घसीट रहा था। वो कोई जो ना दिख रहा था और ना ही सुनाई दे रहा था, बस पूरी जान से जैनेट को नीचे खींच रहा था। ये देखकर जैक ने जैनेट को ऊपर खींचने की कोशिश की, पर उस अदृश्य शक्ति की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने जैनेट को बिस्तर से नीचे खींचा और जमीन पर घसीटकर कमरे के दूसरे कोने में ले गया। जैनेट चीखने के अलावा कुछ नहीं कर पाई। थोड़ी देर बाद उस ताकत ने जैनेट के शरीर को वहीं जमीन पर छोड़ दिया। अब जैक और जैनेट अपने साथ हो रहे इन घटनाओं से बुरी तरह डर चुके थे। स्मल्स उसी घर में ऑलरेडी 13 साल बिता चुके थे और देरी ना करते हुए उन्होंने दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन को बुलाया। 1986 में वॉरेन्स पहली बार उनके घर आए। एड और लोरेन डेमोनोलॉजी पढ़ते थे और कई बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन केसेस सॉल्व कर चुके थे। लोरेन के अंदर साइकिक एबिलिटीज थी, जिससे वो नॉर्मल लोगों से ज्यादा देख, समझ और फील कर पाती थी। उसे स्मल्स के घर में कदम रखते ही यह एहसास हो गया कि उनके घर में कोई एक आत्मा नहीं बल्कि कई आत्माएं हैं। वॉरेन्स ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। एड, लोरेन और उनकी टीम ने पूरे घर में कई टेप रिकॉर्डर्स लगाए। स्मल्स के घर जाकर एड और लोरेन समझ गए कि ये कोई आम हॉन्टिंग नहीं थी। जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें पता चला कि स्मल्स के घर में 4 स्पिरिट्स थी। एक बूढ़ी औरत की जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, एक थोड़ी परेशान और गुस्सेल जवान लड़की की और एक लंबे चौड़े आदमी की। लेकिन इन तीनों आत्माओं से कई खतरनाक थी वो चौथी आत्मा, एक इनह्यूमन डिमोनिक एंटिटी, एक डीमन यानी एक शैतान की आत्मा जो बाकी सब पर कंट्रोल कर रही थी। वॉरेन्स ने कई सारे ब्लेसिंग रिचुअल्स और एग्जॉर्सिज्म शुरू कर दिए। एक एग्जॉर्सिज्म के दौरान एड होली प्रेयर्स पढ़ते हुए पूरे घर में घूम रहा था, जब अचानक से उसे जैक और जैनेट के कमरे में एक परछाई दिखी। वो कमरे में गया और जोर जोर से होली प्रेयर्स पढ़ने लगा और तभी अचानक से उसकी सांसें अटक सी गईं। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। उस इनविजिबल फोर्स की उंगलियां एड के गले में गड़ रही थीं, पर तभी एड की टीम का एक मेंबर वहां आ गया और उसने जोर जोर से प्रेयर्स चांट की। कुछ ही देर में एड के गले से वो प्रेशर गायब हो गया, लेकिन उसके गले पर उंगलियों के गहरे निशान बन गए थे। कई रिचुअल्स के बावजूद स्मल्स की मुश्किलें खत्म ही नहीं हो रही थीं। घर का माहौल अब इतना हैवी हो चुका था कि बच्चे अपने कमरे में अकेले सोने से मना कर देते थे। जीसस क्राइस्ट के क्रॉस घर की दीवारों से अपने आप उतर के नीचे गिर जाते थे। फर्नीचर खुद से इधर उधर हो जाता था और पूरा घर उथल पुथल हो जाता था। कई बार तो स्मल्स और वॉरेन्स के सामने ही चेयर्स हवा में उड़ती थीं और आपस में बजना शुरू हो जाती थीं। इसी बीच एड को जैक जेनेट के बेडरूम के अंदर वाले मिरर पर एक मैसेज दिखा, लीव, यानी चले जाओ यहां से, जिसे कोई उनके वहां होने से बिल्कुल खुश नहीं है और उन्हें वहां से जाने के लिए कह रहा है। कोई भी प्रीस्ट एड और लोरेन की मदद नहीं कर पा रहा था। तब स्मॉल फैमिली प्रेस के पास गई
इस उम्मीद में कि शायद कोई उनकी कहानी सुनेगा और उनकी मदद कर पाएगा। अपनी आइडेंटिटी छुपाकर जैक और जैनेट लोरेन के साथ एक टॉक शो पर गए, जहां उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई। पर शायद वो डीमन नहीं चाहता था कि उसके बारे में बात हो। जब वो दोनों अपने घर वापस आए तो वो डीमन अपना बदला लेने के लिए तैयार बैठा था। उस रात सोते हुए जैक और जैनेट को ऐसा लगा कि जैसे उनका बेड बहुत जोर से हिल रहा है। जब उनकी आंख खुली तो उनका बेड हवा में फ्लोट कर रहा था। उनके सामने एक बहुत ही भयानक डीमन खड़ा था। उन्होंने पहली बार अपनी आंखों से उस खौफनाक डीमन को देखा था। एक बड़ा लंबा चौड़ा काला साया, अंधेरे में बस उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। उन्हें उसके गुर्राने की आवाज आ रही थी, जैसे वो बहुत गुस्से में है। अचानक जैक और जैनेट को सांस आनी बंद हो गई और वो छटपटाने लगे। कुछ ही देर में वो बेहोश हो गए और जब उठे तो उनके पूरे शरीर पर कई चोटें थीं। वॉरेंस ने फिर भी हार नहीं मानी, पर एक एग्जॉर्सिज्म के टाइम जैनेट पोजेस हो गई और हवा में फ्लोट करने लगी। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं और वो दर्द में छटपटा रही थी। जैक से जैनेट की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वो एग्जॉर्सिज्म रोकना चाहता था, लेकिन वॉरेंस ने उसे एग्जॉर्सिज्म रोकने से मना कर दिया। जैनेट दर्द में चीखने लगी। अचानक उसकी आवाज भी बदल गई, जैसे कोई और किसी और भाषा में चिल्ला रहा है। तभी हवा में फ्लोट कर रही जैनेट जोर से दीवार पर जाकर टकराई और नीचे गिर गई। जैनेट के सर से खून बहने लगा और तब जैक ने वो एग्जॉर्सिज्म रुकवा दिया। वॉरेंस ने आखिरी एग्जॉर्सिज्म 1989 में किया और इसके बाद सारी डेमोनिक एक्टिविटीज धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन कभी भी ऑफिशियली ये कंफर्म नहीं हुआ कि उस डीमन ने स्मर्ल्स को अकेला छोड़ दिया। 15 सालों के टॉर्चर के बाद स्मर्ल्स को आखिरकार वो घर छोड़ना ही पड़ा। स्मर्ल्स हॉन्टिंग हिस्ट्री की उन हॉन्टिंग्स में से एक है जहां एक पूरी फैमिली को एक इनविजिबल हॉरर ने जकड़ रखा था। ये एक ऐसा केस है जहां किसी के पास कोई जवाब नहीं था। वॉरेंस ने भी एडमिट किया कि उन्होंने अपने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के करियर में इससे ज्यादा डेंजरस और वायलेंट डिमोनिक एनर्जी कभी फील नहीं की थी। स्मर्ल्स फैमिली हॉन्टिंग का ये केस इकलौता ऐसा केस बना जो वॉरेंस कभी सॉल्व नहीं कर पाए। ये कहानी मुंबई में रहने वाली गुप्ता फैमिली की है। मिस्टर गुप्ता अक्सर काम के चलते घर से दूर रहते थे। मिसेस गुप्ता को इसकी आदत तो थी, पर 2 छोटे बच्चे, नया फ्लैट, नई जगह, अकेले मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। 26 जुलाई मुंबई में जोरदार बारिश हो रही थी। उस रात मिस्टर गुप्ता ऑफिस के काम से बाहर थे और मिसेस गुप्ता दोनों बच्चों को सुलाकर हॉल में टीवी देख रही थी। रात के कुछ 1 बज रहे थे। उन्हें लगा कि शुभम रात में उठ के कुछ मस्ती कर रहा है, तो वो गुस्से में बोली, शुभम, तू सोया नहीं अभी तक? पर वहां शुभम नहीं, बल्कि एक 18-19 साल का अजीब सा दिखने वाला लड़का। मिसेस गुप्ता थोड़ा डर गई कि ये लड़का छोटे बच्चों की तरह अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रहा है। जैसे ही वो उस लड़के की तरफ आगे बढ़ी, वो लड़का सीधा बच्चों के कमरों में चला गया। वो उसके पीछे पीछे अंदर गई और उसे बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। फिर जैसे ही उन्होंने बच्चों के कमरे की अलमारी खोली, वो लड़का वहीं था। मिसेस गुप्ता ने तुरंत अपने हस्बैंड को फोन किया, लेकिन फोन में नेटवर्क ही नहीं था और कोई दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगा। मिसेस गुप्ता ने हिम्मत करके जैसे ही दरवाजा खोला, वैसे ही एक बूढ़ी सी औरत हाथ में फावड़ा लिए बच्चों के कमरे की तरफ बढ़ी। मिसेस गुप्ता भी उसके पीछे पीछे अंदर भागी। रुक जाओ, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुमको? रुक जाओ। उस औरत के अंदर घुसते ही दरवाजा बेहद जोर से बंद हुआ
मिसेस गुप्ता ने जैसे ही दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कि बालकनी में वो औरत उसी लड़के के साथ रेलिंग पर खड़ी है। उस औरत ने मिसेस गुप्ता को मुड़ के देखा और लड़के को लेकर नीचे कूद गई। मिसेस गुप्ता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने तुरंत अपने दोनों बच्चों को वहां से उठाया, गाड़ी की चाबी ली और अपने एक फैमिली फ्रेंड के घर चली गई। पता करने पे मालूम हुआ कि उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के समय 26 जुलाई 2005 को एक औरत और उसका मानसिक रूप से बीमार एक लड़का 25वें माले से नीचे गिरकर मर गए थे। वो फ्लैट आज तक खाली पड़ा है और कोई इस